Hello and welcome everyone to our YouTube channel Learnify IQ. This is Meghna, and as you already know, we have started the topic biotechnology in the last class. So in this lecture we are going to continue with that topic only, right? हम बायोटेक में आगे की चीजें पढ़ेंगे. तो हमने क्या क्या चीजें स्टार्ट की थी या क्या क्या चीजें कवर कर ली थी लास्ट लेक्चर में. एक बार क्विकली हम एक रिकैप ले लेते हैं उन चीजों का. जैसे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने डेफिनेशन को कवर किया था कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या, ठीक है, और किस तरीके से आज के सेक्टर्स में रिसेंट टाइम में, अभी करंट टाइम में किस तरीके से यूज हो रही है, कहाँ कहाँ पर यूजेस हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जो आपके बहुत ही फ्रेंडली एग्जाम्पल्स हैं, आप डेली लाइफ में या आसपास अपने देखते रहते हैं. वही सारी चीजें हमने उसमें भी देखी थी, ठीक है. इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि जब हम बायोटेक को अलग अलग सेक्टर्स में यूज कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर्स में उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. अगर हम हेल्थ एंड मेडिसिन में यूज कर रहे हैं तब हम उसको रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे, ठीक है. ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हम कब बोलेंगे, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज कर रहे हैं. फिर इसी तरीके से हमने व्हाइट पढ़ा था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए. ब्लू पढ़ा था कि अगर हम मरीन रिलेटेड सेक्टर्स में यूज कर रहे हैं तब आपका ब्लू बायोटेक होगा. ग्रे हमने पढ़ा था, ठीक है. ग्रे बायोटेक्नोलॉजी आपका बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड था. और गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था जो आपका फूड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, राइट. इसके बाद हमने पढ़ा कि न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या चीजें हो रही हैं. तो हमने क्रिस्पर कैस9 के बारे में पढ़ा जो कि एक जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है. अब इसमें रिसेंटली नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि किसको नोबेल प्राइज दिया गया था. अगर आप सेशन देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बाकी लोगों को भी पता चल सके, ठीक है. सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हमने समझा था. mRNA टेक्नोलॉजी जो कि आपकी बेसिकली वैक्सीन में यूज की जाती है, इसके बारे में हमने पढ़ा. स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पढ़ा. बायो प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था. बायो इन्फॉर्मेटिक्स कवर किया था. आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं नैनो बायोटेक्नोलॉजी से हम शुरुआत करेंगे. तो डायरेक्टली हम इसी चीज में जंप करते हैं और हम नैनो बायोटेक्नोलॉजी के बाद इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में. प्लस हम और क्या चीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट सेक्टर्स में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर ये जो बायोटेक्नोलॉजी है वो अप्लाई हो रही है, किस तरीके से ये डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे यूजफुल है, राइट. सो कमिंग टू आवर टुडेज टॉपिक, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज नैनो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हम बेसिकली इस टर्म को तोड़ के पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है. तो अगर आप नाम से ही देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है. एक तो आपका नैनो टेक्नोलॉजी है एंड द अदर वर्ड इज आपका बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी शब्द को तो हमने काफी अच्छे से समझ लिया क्योंकि हमने इसके डेफिनेशंस और एग्जाम्पल कवर कर लिए. अब यहाँ पे जो नैनो टेक्नोलॉजी और ये जो टर्म है नैनो बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. जहां पर हम इसका कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए या किसी भी अदर फील्ड के लिए जहां पर भी रिक्वायर्ड है वहां पे हम कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकें. हर एक फील्ड में या हर एक एरिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं एंड टू ओवरकम दोज चैलेंजेस वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है. किसी भी एरिया पे किसी भी सेक्टर पे हो सकता है, ठीक है. अभी हम बायोटेक्नोलॉजी को जैसे कि हम समझ चुके हैं तो हम इस टर्म पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग. जिसको क्यों यूज किया जा रहा है या क्या है, तो ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस एंड टेक का जहां पर हम मैटर जैसे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इनको मैनिपुलेट करते हैं और इनको मैनिपुलेशन करके अगर इनका मैनिपुलेशन करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे मटेरियल्स या सिस्टम्स डेवलप होंगे जिनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होगी ड्यू टू दिस मैनिपुलेशन, राइट. और इससे क्या होता है, ये मैनिपुलेशन करने से कि अगर हम किसी भी जैसे ये है, अब हम इसको ऐसे जोड़ तोड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना दिया, कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसकी कुछ क्वालिटीज इंक्रीज होंगी, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें. इससे क्या हो सकता है, जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें कुछ स्ट्रेंथ एनहांस्ड हो जाएगी, ठीक है, कंडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी चेंज कर सकते हैं हम. तो इसलिए हम क्या यूज करें, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करें. बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी यही है. और मैनिपुलेशन किस रेंज में किया जाता है, तो नैनो स्केल यूज करते हैं जिसका रेंज होता है बिटवीन
बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में उस नैनो स्केल का रेंज होता है, इसके बीच में ही हम मैनिपुलेशन करते हैं उस मैटर का, राइट, वेयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इमर्ज हो जाती हैं इस मैनिपुलेशन की वजह से। A nanometer is 1 billionth of a meter, which is about 100,000 times smaller than the width of human hair, है ना। आपने अभी तक नैनो अगर पढ़ा भी है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कभी भी सुना है, तो आपने हमेशा ये चीज सुनी होगी कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर कितना छोटा होगा। तो मतलब 100,000 टाइम्स स्मॉलर है एक ह्यूमन हेयर की विड्थ थे। तो आपका ह्यूमन हेयर ही आप देखेंगे कितना पतला होता है, कितना थिन होता है, उसके हिसाब से काफी छोटा है। अब आप एग्जाम्पल समझिए कि कहाँ पर यूज हो रहा है ना। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता कि एक थ्योरी पढ़ा दी गई है, बस एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपने नैनो बॉट्स का नाम सुना होगा। ठीक है, ये क्या है, आपके बहुत ही छोटे रोबोट्स हैं। ठीक है, टाइनी रोबोट हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो कि इसलिए यूज किए जा रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं। अब किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी में कोई पर्टिकुलर डिसीज हो गया है, अब उसमें क्या होगा, अगर हमें टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स करना है कि हम बेसिकली उसी पार्ट में डिलीवर करें, पूरी बॉडी में ना डिलीवर करके सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट तक ले जाएं, तो उसके लिए नैनो बोट का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि अगर ड्रग डिलीवरी करनी है या फिर कैंसर डायग्नोसिस करना है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी या पर्टिकुलर पार्ट में, किसी ऑर्गन के पर्टिकुलर पार्ट में ये सारी चीजें दी जा सके, राइट। इसके बाद और एग्जाम्पल्स अगर हम बताएंगे तो आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। जो स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, ठीक है, अगर हम हेल्थ सेक्टर में बात करें तो स्मार्ट वॉचेस क्या काम करती हैं, ये एक वेरिएबल टेक्नोलॉजी है जहां पर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और इस सेंसर्स का यूज किस लिए किया जाता है, प्रिसाइज हेल्थ मॉनिटरिंग करने में। ठीक है, अगर हेल्थ मॉनिटर करना है कि हार्ट रेट कितना है, डायबिटीज का मैनेजमेंट या ग्लूकोज लेवल कितना है, तो ये सारी चीजें वेरिएबल टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जो कि स्मार्ट वॉचेस में अवेलेबल है, तो इन सब की मदद से किया जा रहा है। जो क्वांटम डॉट टीवी है, ठीक है, टेलीविजन है, उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो आपको एरियाज पता होने चाहिए कि अगर मैं आपको बोल दूं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज तो हो रहा है, अब आप सिर्फ इतना थोड़ी ना बोलेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज आजकल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके आसपास की चीजों में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो सबसे बढ़िया फील्ड तो ये है जहां पर बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अगर एक टाइम देखेंगे जब हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम क्या लेकर चलते हैं कि 1911 से लेकर 1921 का टाइम क्या था, जब बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। ठीक है, इस टाइम पर 1918 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था, तो इस में डेथ रेट भी ज्यादा था। फिर 1921 से 1951 में जब हम मूव कर रहे थे तो बर्थ रेट ज्यादा था, बट हमने डेथ रेट तब कम किया। ठीक है, फिर 1951 से हम जब 81 की तरफ मूव करते हैं तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद अगर अभी हम कंपेयर करें 2011 के बाद से 2000 आप 2025 में पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आई। हमने डेथ रेट क्यों कम किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि हमारी मेडिकल जो फील्ड है उसमें हमने काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो यही रीजंस होते हैं कि हम इतने सारे इंप्रूवमेंट्स करके हेल्थ सेक्टर को या फिर मेडिकल सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे वे में ह्यूमंस के लिए यूज कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज काफी काम की है। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवांसमेंट क्या हुआ है अलग अलग फील्ड्स में। तो मेडिसिन के सेक्टर में हुआ है, फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एनर्जी जो सेक्टर है वहां पर, मटेरियल साइंस, इन सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नैनो बायोटेक्नोलॉजी वाला टर्म। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बायो सेंसर्स एंड वियरेबल बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि वियरेबल बायोटेक्नोलॉजी को हमने भी इसमें कवर कर लिया है, बट एक बार हम समझ लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। अब यहाँ पर भी इन दोनों को मर्ज किया गया ताकि क्रिएट कर सके कुछ इनोवेटिव डिवाइसेस। बेसिकली आपके वेरिएबल्स जो है उसमें बायो सेंसर्स लगे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, बायो मार्कर्स होते हैं, जिससे हमें रियल टाइम फीडबैक मिलता है। और रियल टाइम फीडबैक मिलने से क्या होता है कि अगर ये इतना क्लोज है आपके, ठीक है, आपको इंस्टेंटली पता चल जा रहा है कि आपने जो चीज आपके हाथ में ही पहनी हुई है और उसकी वजह से आपके हेल्थ के पैरामीटर्स पता चल जा रहे हैं, तो आप सही टाइम पर क्या कर सकते हैं, किसी भी हेल्थ केयर एक्सपर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो टाइम मतलब इंस्टेंटली जो चीजें कर सकते हैं ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में आपको यही बोला जाता है कि अगर आप पहले आ जाते तो और अच्छा होता। ठीक है,
तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बायोसेंसर्स का यूज एक तो मेडिकल फील्ड में किया जा रहा है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जा रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई भी सामान आपका आता है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है, ठीक है, तो आप उसमें पता लगाएंगे कि पैथोजेंस है कि नहीं, या फिर पेस्टिसाइड्स का क्वांटिटी कितना है उस प्रोडक्ट में। तो ये सेफ्टी एंड क्वालिटी को इंश्योर करता है, इसलिए फूड इंडस्ट्री में हम इस तरीके से पैथोजेंस और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किस लेवल तक हुआ है, इसको पता लगाने में हेल्प मिलती है। इसके बाद ये डायबिटीज मैनेजमेंट, फिर हेल्थ केयर वाले सेक्टर्स में तो पता है कि ये डायबिटीज मैनेजमेंट के किस तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पर, कि ग्लूकोज का लेवल चेक करना है तो इससे कर सकते हैं। ग्लूकोज बायोसेंसर्स होते हैं जो डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग करते हैं, राइट। इसके बाद आ जाता है कि वाटर क्वालिटी अगर मॉनिटर करनी है आपको, तो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए कितनी सारी इतने सारे आपकी रिवर्स हैं और रिवर्स का पॉल्यूशन हो रहा है, या किसी भी एरिया में वाटर कितना ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुंभ का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिवर के पास जाएंगे ना, तो वाटर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, एक स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन आपने देखा भी होगा। तो रिवर के पास वो लगी होती है, उसमें पैरामीटर्स बताए हुए थे किस किस चीज को मेजर करे, क्या क्या लेवल्स है। ठीक है, जैसे एयर क्वालिटी मेजरमेंट के लिए AQI हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बायोसेंसर्स वाटर क्वालिटी को भी, कि कितना पॉल्यूटेंट्स है, कितने कंटेमिनेंट्स है इसमें, इसको मेजर करने के लिए हम बायोसेंसर्स का यूज कर रहे हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग फील्ड्स बता दी मैंने किस किस तरीके से यूज हो रहा है। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। डिवाइसेस दैट मॉनिटर ग्लूकोज लेवल्स, डिटेक्ट इन्फेक्शंस और एक्सेस हार्ट कंडीशंस, इंक्लूड स्मार्ट टैटूज आते हैं, बायो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि बायोफ्यूल्स एंड बायोप्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टर्म है बायोफ्यूल्स। अब ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था, इथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का आपके एग्जाम्पल लिया था हमने, इथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। तो अगर हम बात करें बायोफ्यूल की, तो बायोफ्यूल्स क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। कहाँ से डिराइव होते हैं, अगर बायो ही नाम है उसका, तो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, प्लांट से डिराइव हो रहे हैं बायोफ्यूल्स। ठीक है, आपके जो एल्गी है उससे डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एनिमल वेस्ट है वहां से डिराइव हो रहे हैं। तो डेराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल से डेराइव्ड होने वाली चीजों को हम बायोफ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये ऑल्टरनेटिव है फॉसल फ्यूल्स का, जो हम इमिशंस को बढ़ा रहे हैं फॉसल फ्यूल्स, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम बायोफ्यूल्स को एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, और काफी बढ़िया चीज भी है ये। अब इसमें टाइप्स आ जाते हैं कि आपका क्या होता है, बायो इथेनॉल होता है। तो अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो कुछ चीजों में हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं। जो बायो इथेनॉल है वो प्राइमरली कहाँ से मिल रहा है आपको, शुगर केन्स वगैरह से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि बायो इथेनॉल कहाँ से मिलता है, शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, शुगर बीट्स हो गए, इन सारी चीजों से डेराइव होता है। और बायो इथेनॉल बेसिकली किस प्रोसेस से बनाया जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये बनता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बायो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, और क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है ये मैंने आपको बता दिया कि वो शुगर केन से बना होगा, कॉर्न से बना होगा। इसके बाद आती है बात बायोडीजल की। ठीक है, बायोडीजल जो है वो किससे डेराइव्ड होता है, वेजिटेबल ऑयल हो गया। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, इसके बाद से एनिमल फैट हो गया। तो यहां से आपका क्या बन रहा है, बायोडीजल बन रहा है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे आप, ट्रांस स्टेरिफिकेशन, है ना, स्टेरिफिकेशन से बनाया जाता है। इसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे थे, बायोइथेनॉल को मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस कहलाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन। इसके बाद आ जाते हैं कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस कंपोस्ट होती है, मेनली मीथेन से बनी होती है। ठीक है, इट इज मेनली कंपोस्ट ऑफ मीथेन। यहाँ पे जो है कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एनारोबिक डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, बट किसका एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट का। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई, एनारोबिक डाइजेशन टर्म याद रखिए, और किसका एनारोबिक डाइजेशन है, ऑर्गेनिक वेस्ट का। तो ये तीन प्रोसेस मैंने आपको बताए। इसके बाद अगर हम देखें बायोहाइड्रोजन को,
तो ये बैक्टीरिया वगैरह से प्रोड्यूस्ड होता है। जो बायोहाइड्रोजन है वो किससे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, बैक्टीरिया से यूज हो रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है इसका नेमली। इसके बाद एल्गल बायोफ्यूल्स भी होते हैं जो एल्गी से प्रोड्यूस्ड होंगे, डिराइव्ड फ्रॉम एल्गी, हाई एनर्जी यूज होती है, पोटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है ये। इसके बाद बायोब्यूटेनॉल भी होता है, तो ये बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है और ये गैसोलीन का पोटेंशियल सब्सटीट्यूट है। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स होते हैं आपके बायोफ्यूल्स के, अलग अलग टाइप्स हो गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोफ्यूल है तो कोई एथेनॉल ही बस है, ये सारे भी आपके बायोफ्यूल्स में ही आते हैं। इसके बाद अब देखिए एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ यहाँ पे जेनरेशन के बारे में। ठीक है, जेनरेशन आपको पता होनी चाहिए कि जेनरेशन ऑफ बायोफ्यूल क्या क्या है। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया, जनरेशन कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे अगर आपका 2GF 3GF 4GF 5GF 6G है, ठीक है, ये सारा आपका जनरेशन डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, किस किस लेवल पे हमने क्या क्या एडवांसमेंट किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर भी एडवांसमेंट ही, तो ये किस चीज पर बेस्ड होता है, जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, फीडस्टॉक जो कि हम यूज कर रहे हैं बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उस हिसाब से हमने जनरेशंस में बांट दिया है। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल थी वो किससे बनी हुई थी, तो ये एडिबल बायोमास से बना हुआ था। जो चीजें हम खा सकते हैं ना, जो आपका एडिबल बायोमास होता है, उससे जो फ्यूल्स बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस किए गए फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, शुगर केन है, कॉर्न है, सोयाबीन है, इन सारी चीजों से नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, इसमें नॉन एडिबल चीजों से जो बायोफ्यूल प्रोड्यूस्ड होते हैं उसको हम क्या, वो किस में आते हैं, सेकेंड जनरेशन में आते हैं। तो नॉन एडिबल बायोमास लाइक आपका नॉन एडिबल क्या है, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, एग्रीकल्चर के रेसिड्यूज है, उनसे बना जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज से बनता है। तो ये सारे क्या हो गए, आपके नॉन एडिबल हो गए। ठीक है, किस में आते हैं, सेकेंड जनरेशन में आते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या चीजें आती हैं, ये एक्वेटिक बायोमास से आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर थर्ड जनरेशन में जो बायोफ्यूल्स यूज किए जा रहे हैं वहां पर एक्वेटिक बायोमास का यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके एल्गी वगैरह हो गए, है ना, एक्वेटिक में ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में कौन सी चीजें आती हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, लेकिन वो भी इंजीनियर्ड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जहां पर हम यूज कर रहे हैं वो आपके फोर्थ जनरेशन के बायोफ्यूल्स होंगे। इंजीनियर्ड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके ये बना रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में एडिबल बायोमास आता है, शुगर केन, कॉर्न, ये सारी चीजें। सेकेंड जनरेशन में जो बायोफ्यूल्स बनाए गए वहां पे नॉन एडिबल बायोमास का यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज। थर्ड जनरेशन में जो यूज किया एक्वेटिक बायोमास, एल्गी फॉर एग्जांपल। एंड फोर्थ जनरेशन में इंजीनियर प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके जो बायोफ्यूल्स बनाए गए वो फोर्थ जनरेशन में आते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं बायोप्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ का थोड़ा सा मैं इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बायोप्लास्टिक्स के बारे में। अब बायोप्लास्टिक्स कहाँ होते हैं, ये भी रिन्यूएबल बायोमास से ही डेराइव किए जा रहे हैं, जैसे प्लांट हो गया, एग्रीकल्चर बायो प्रोडक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो ऐसे इससे जो प्लास्टिक बनाया जाएगा वो आपका रिन्यूएबल बायोमास से बनाया जा रहा है। तो इसमें बायो बेस्ड प्लास्टिक्स आते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आते हैं। ठीक है, या फॉसिल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी होते हैं। अगर हम बात करें बायो बेस्ड प्लास्टिक्स की, तो ये कहाँ से बनाए जा रहे हैं, रिन्यूएबल बायोमास, जैसे शुगर केन, कॉर्न, इन सब से बनाए जा रहे हैं, बायो बेस्ड प्लास्टिक से। ठीक है, और इसके बाद आता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनको डिकम्पोज किया जा सकता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास की हेल्प से। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपका बोला है फॉसिल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी होते हैं जो फॉसिल से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके बायोफ्यूल्स एंड बायोप्लास्टिक्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद आता है लैब ग्रोन मीट एंड ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें लैब ग्रोन मीट की, तो लैब ग्रोन मीट के बारे में आई थिंक आपने सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आप अभी जानने वाले हैं कि लैब ग्रोन मीट क्या है। ठीक है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम कल्चर्ड मीट भी कहते हैं, लैब ग्रोन मीट को कल्चर्ड और कल्टिवेटेड मीट। ठीक है, क्योंकि आप इसको कल्टीवेट कर रहे हो एक तरीके से, वो प्रोसेस अभी हम समझने वाले हैं कि कैसे हम कल्टीवेट कर रहे हैं इसको, कल्टीवेटेड मीट भी रेफर किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है,
सबसे पहले क्या किया जाता है, लैब ग्रोन मीट को बनाने के लिए सेल कलेक्शन किया जाता है। सेल कहाँ से कलेक्ट करेंगे आप? ऑब्वियसली एनिमल से ही कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एनिमल से सेल्स का कलेक्शन किया जाता है। सेल्स, उसके जो भी सेल्स इस चीज के लिए यूजफुल हैं उनको कलेक्ट करेंगे। जैसे हमने जीएमओ में पढ़ा था कि हम पर्टिकुलर जीन को लेकर फिर डेवलप करते हैं जीएमओ क्रॉप्स या सीड्स। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि एनिमल से सेल कलेक्शन किया। इसके बाद ये जो सेल्स हैं इसको मसल्स या स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब स्टेम सेल्स के पास इतनी एबिलिटी होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो अपने आप को अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो स्टेम सेल्स which have the ability to differentiate into various types of tissues, ठीक है, सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टिश्यूज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यही हमने एनिमल सेल को जब उठाया और स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया, स्टेम सेल से अब उसके पास खुद के पास इतनी प्रॉपर्टीज है कि वो चेंज कर सकता है। इसके बाद आता है सेकेंड प्रोसेस, सेल कल्चर होता है, जहां पर हम इन कलेक्ट हुए सेल्स को क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड मीडियम में रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए, इस तरीके से बनाने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। तो एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम का यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर, और फिर इस बायोरिएक्टर में रखने के द्वारा टाइम पे क्या होता है, जो भी एसेंशियल प्रॉपर्टीज इसको नीडेड होती है इन सेल्स को, वो इनमें आ जाती है। न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल हैं वो उसमें आ जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, जो इस सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो सारे मीडियम पे रखने से इनको मिलते हैं इन सेल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और मेन कंपोनेंट्स ऑफ मीट जैसे फैट, कनेक्टिव टिश्यूज इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी कंपोजिशन है, मीडियम का मेंटेनेंस कैसे करना है या मीडियम का क्या स्टैंडर्ड रखना है, कल्चर कैसा रखना है मीडियम का, वो सारी चीजें ऑब्वियसली ह्यूमंस डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। उसके बाद क्या होता है कि मीट को उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर देने के लिए सेल को स्कैफोल्ड्स में अरेंज किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस की वजह से इस तरीके के स्ट्रक्चर फाइनली बन जाता है। तो लैब ग्रोन मीट इस तरीके से बनाया जाता है। और ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस हैं, तो उनकी जरूरत ना पड़े मीट बनाने के लिए, तो उस चीज को हम इमिशंस वगैरह कम करने के लिए भी हम ये चीज करते हैं कि हम लैब ग्रोन मीट काफी ज्यादा इस पर मतलब जोर दिया जा रहा है कि हाँ, हम इस तरीके की चीजें यूज करें। फिर अगर हम ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स की बात करेंगे तो आपका कल्टिवेटेड मीट इसका एग्जाम्पल है ऑल्टरनेटिव प्रोटीन का। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, माइक्रोबियल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, तो ये सारे प्रोटीन्स आपके ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स में आते हैं। राइट, इसके बाद हमें ये चीजें हो गई, हमने एप्लीकेशंस कवर किया, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। आज हम अभी हमने पढ़ा नैनोबायोटेक के बारे में, फिर बायोसेंसर्स एंड वेरिएबल टेक्नोलॉजीज, जो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस किए गए हैं। तो आपको पता होने चाहिए एग्जांपल्स कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जो रिसेंटली इनोवेशन में काउंट हो रहे हैं। बायोफ्यूल्स एंड बायोप्लास्टिक्स ऑफ लैब ग्रोन मीट किन एरियाज में यूज हो रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आप एटलीस्ट आपको खुद पता हो। इसके बाद हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें स्टार्ट करना है एप्लीकेशंस इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे अलग अलग सेक्टर्स में कि किन किन सेक्टर्स में यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हेल्थ एंड मेडिसिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, उन सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कहाँ काम आता है, डायग्नोस्टिक्स में काम आता है, ट्रीटमेंट करने के लिए काम करता है, और डिसीज प्रिवेंशन में हेल्पफुल है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, तो वैक्सीन्स एंड इम्यूनोथेरेपी की बात करेंगे, mRNA वैक्सीन्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा दिया, किस प्रोसेस से बनाया जाता है ये भी हमने कवर कर लिया। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। फिर जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल डिसीज का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, इसमें यूज हो रहा है। हेमोफीलिया में यूज होता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट्स है ना, उसको एक इंडिविजुअल की कंपोजिशन या उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है उससे हम टारगेट करके कि टारगेटेड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन हो या टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ट्रीटमेंट हो, उस सेक्टर में हम यूज करें। डायग्नोस्टिक्स के लिए अगर हम देखें तो पीसीआर टेस्ट वगैरह में यूज होता है, बायोसेंसर्स, एआई असिस्टेड मेडिकल इमेजिंग। एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो रहा है, जहां पर इंसुलिन का प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन एंड बायोलॉजिक्स, तो इन सेक्टर्स में यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें बायोटेक हेल्थ एंड मेडिसिन की फील्ड में कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, इसको आप शॉर्टली भी ऐसे देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे तो क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी सिकल सेल डिसीज के लिए करें, एंड एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे आईबीएम वाटसन है फॉर ऑन्कोलॉजी के लिए। एडवांसेस इन जेनेटिक मेडिसिन क्या क्या है, एलोजेनिक थेरेपीज है, प्रिसिशन मेडिसिन का फील्ड है, mRNA थेरेपेटिक्स है,
ठीक है, इसके बाद से आ जाता है आपका जीन थेरेपी, इन सारे एरियाज में यूज किया जा रहा है। पहला सेक्टर हो गया कि हम हेल्थ एंड हेल्थ के बारे में हम काफी सारे एग्जांपल्स ले चुके हैं, तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे यूज हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में बात करते हैं जब भी हम, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, टर्म भी याद रखिएगा आप। इसके बाद एप्लीकेशंस देखिए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम जीएम क्रॉप्स क्यों लेकर आए, जीएम मॉडिफाइड सीड्स क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि फूड सिक्योरिटी बना रहे। ठीक है, फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए क्रॉप रेजिलेंट हो, कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स पड़ रहे हैं बेसिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्रॉप रेजिलेंट हो। ठीक, इसके बाद सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है हमें, तो इस सेक्टर्स में यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में बेसिकली। यहाँ पर आप देखिए की एप्लीकेशन, सबसे पहले हम जीएम क्रॉप्स का एग्जांपल देख चुके हैं, तो इंजीनियर्ड क्रॉप्स रेसिस्टेंट टू डिसीजेस रहेंगे, पपाया रेसिस्टेंट टू पपाया रिंग स्पॉट वायरस के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा, इस तरीके से हम उसकी सीड्स बना दें। पेस्ट रेसिस्टेंट की बात करें तो बीटी कॉटन एंड बीटी कॉर्न है, जो ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसमें इंसेक्ट्स आकर बैठेंगे, इस पर इंसेक्ट्स आकर बैठेंगे तो इसमें ऐसा प्रोटीन रहेगा, आपको कुछ अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ये बड़े ही इस कंडीशन में हुए हैं कि अब ये सारे एडवर्स कंडीशन को झेलने की क्षमता रखते हैं, तो इनके अगेंस्ट काम कर सकता है। ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज भी कम हो जाएगा, कि आपको एक बार क्रॉप लगाने के बाद बार बार पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि अभी करना पड़ता है अगर इन सारी चीजों को यूज किया जाएगा तो। ठीक है, फिर ड्रॉट टॉलरेंस भी होते हैं, इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में आपकी। फिर न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट के लिए करते हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे तो अभी जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अगर हम NFSA की बात करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, तो इसके अंडर में क्या होता है कि आपको मॉडिफाइड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ये चीज कवर कर ली गई है, कुछ जगहें, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं कि अभी तक नहीं किया गया इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि विटामिन ए एनरिचमेंट किया गया राइस में, और वो इस तरीके से दिखा जाता है कि अगर इसमें हम विटामिन ए ऐड कर दे रहे हैं, तो गोल्डन राइस इसको कहा जाता है जब विटामिन ए उसमें लेवल्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं, या फिर इसमें बूस्ट करने के लिए आपके अंदर अगर आप इसका इंटेक करेंगे तो विटामिन ए आपको काफी सारा मिलेगा। तो किस राइस में कन्वर्ट कर दिया गया, गोल्डन राइस में। ठीक है, ऑयल कंपोजिशन इंप्रूव करने के लिए भी किया जाता है, एनहांस्ड ऑयल क्वालिटी इन क्रॉप्स लाइक कैनोला एंड सोयाबीन्स पे यूज किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है कि अगर इंजीनियर्ड प्लांट्स होंगे तो वो सॉइल में जो भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हो चुके हैं अब तक, इतना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज किया है, तो इस सॉइल को डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, इसमें जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है उसको हटाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। केमिकल का यूज ऑब्वियसली अगर इस तरीके की चीजें यूज करेंगे तो केमिकल का यूज भी कम हो जाएगा। फिर एनिमल हेल्थ एंड ब्रीडिंग के लिए यूज किया जाता है, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर हेल्थियर लिवस्टॉक एंड एफिशिएंट न्यूट्रिशन होता है, एनहांस करता है फीड यूटिलाइजेशन, रिड्यूसेस वेस्ट। ठीक है, फिर एक्वाकल्चर सेक्टर में यूज होता है सस्टेनेबल सी फूड प्रोडक्शन के लिए, कि एक्वाकल्चर सेक्टर में भी ये चीज यूज की जा रही है, बायोटेक का यूज। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम कहाँ पहुंच चुके हैं, और हम किस लेवल पे थे पहले और अब किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आप नॉर्मली तो देखते हैं कि आपकी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी किस तरीके से घुस चुकी है, लेकिन इन सेक्टर्स में भी आपको जानने की जरूरत है कि सिर्फ आप जो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं या फिर आपका AI का यूज है, सिर्फ वो नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे काफी काम की चीज है कि इनको एफिशिएंट बनाने के लिए, इनको सस्टेनेबल बनाने के लिए इन टेक्नोलॉजीज का यूज काफी जरूरी है। तो अभी हमने जो यूज पढ़ा, हमने हेल्थ एंड मेडिसिन सेक्टर में पढ़ा, इसके बाद हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में पढ़ा। एक बार हम टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने हेल्थ एंड मेडिसिन कवर किया है, एग्रीकल्चर कवर कर लिया है। सो अगली क्लास में, अभी के लिए ज्यादा हो जाएगा, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या क्या यूजेस हैं, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री और एनवायरमेंट, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स देखने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं, और एक बार लेक्चर स्टार्ट करने, अगर कोई न्यू पर्सन इसको अप्रोच कर रहा है, कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा है जो बायोटेक पढ़ना चाहता है, तो वो स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेगा, क्या इसमें कोई काम की चीज है, क्या ये हमारे काम की चीज है और हमें इसको पढ़ना चाहिए, या लेक्चर हमारे लिए वर्दी है या नहीं है। तो वो चीज आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, कि आपने 1-2 मिनट का वीडियो देखा है और उसमें ही आपको पता चल जाए कि इज दिस यूजफुल फॉर मी और नॉट। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। बाकी आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या आपके लिए वर्दी या यूजफुल है, किस तरीके से आपको ये प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, so you can share your valuable feedback with us
ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, आपके लिए टारगेटेड कंटेंट आपको डिलीवर कर सकें। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। आज के सेशन में इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।